सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही सेंसिटिव और हसास मौजू पर एक और एपिसोड लेकर नूरी एकेडमी की टीम आपके सामने हाजिर है। इस वक्त आप तमाम ही हजरात जानते ही है कि पूरे मुल्क में एनआरसी, CAA और NPR का मुद्दा गरमाया हुआ है। हर कोई अपने अपने व्यू के अकॉर्डिंग इसके हवाले से बयानबाजी कर रहा है। मेरे नज़रिए से NPR, NRC और CAA के तीन पहलू निकलकर सामने आते हैं। पहला पहलू ये है कि हम अपने कागजात दुरुस्त करें, कागजात को मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर उसमें किसी किस्म की कोई गलती है तो उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करें। दूसरा पहलू निकलकर ये सामने आया है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमें सिरे से अपने डॉक्यूमेंट्स जमा ही नहीं कराना है। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कानून के मुताबिक पुरअमन तरीके से रैलियां निकालकर मुजाहरे करके ऐवान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा पहलू निकलकर ये सामने आया है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो ढांचा है वो फेडरल प्लस पार्लिमानी है, इसलिए इस बिल का जो सही हल है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही से सामने आ सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा पिटीशन फाइल की जानी चाहिए। मेरी मालूमात के मुताबिक आज तक यानी 13 जनवरी 2020 तक सुप्रीम कोर्ट में 60 के करीब पिटीशन फाइल हो चुकी है। तीन पहलू है, मुझे बकिया के दो पहलू पर आज गुफ्तगू नहीं करनी है। ऑलरेडी 18 से 19 लेक्चर उसके हवाले से मेरे चैनल पर आ चुके हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कागजात दुरुस्ती के हवाले से। बहुत ही हसास है, बहुत ही सेंसिटिव है। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से लिस्ट A का जानना और लिस्ट B का जानना। लिस्ट A क्या है, लिस्ट B क्या है, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स है, इस पर मेरी एक मुकम्मल किताब NRC अंदेशे मसाइल और हल, ये हिंदुस्तान की पहली किताब है जो NRC के हवाले से उर्दू जबान में शाये हुई है। आप इसे पढ़ सकते हैं, या जो मेरी वेबसाइट है nuriacademy.com उस पर आप विजिट करके लिस्ट A और लिस्ट B की जानकारी हासिल कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान का ये मसला है, लेकिन मालेगांव को एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बतौर मिसाल के पेश कर रहा हूं। जिस तरह मैं मालेगांव वालों को सोल्यूशन दे रहा हूं अपने डॉक्यूमेंट्स सुधारने का, अपने डॉक्यूमेंट जमा करने का, अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का, बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को, इसी मिसाल को हिंदुस्तान की हर रियासत के, हर जिले के, हर शहर के बाशिंदे अपने अपने मकाम पर, अपने अपने शहर में, अपने अपने इलाके में अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मालेगांव में लोग परेशान है जन्म दाखिले को लेकर, LC को लेकर, वोटर ID को लेकर, आधार कार्ड को लेकर, जमीन खरीदी के पेपर को लेकर, 7/12 के उतारे को लेकर। अगर जन्म दाखिले की मैं बात करूं तो जो जन्म दाखिला इंतहाई मामूली फीस में बनता था, आज मालेगांव में वो 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये के दरमियान में बन रहा है। एजेंट से हमने बात की तो वो ये कहते हैं कि जो कारपोरेशन के कर्मचारी है वो घूस खा रहे हैं। कारपोरेशन के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना यह है कि एजेंट पब्लिक को लूट रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अधिकारी घूस खा रहा है या एजेंट लूट रहा है, बहरहाल पब्लिक का पैसा जा रहा है। इतना मुझे पता है कि एक जन्म दाखिला बनाने के लिए किसी से 1000 रुपया, किसी से 1500 रुपया, किसी से 2500 रुपया, अलग अलग पैमाने, अलग अलग जाब्ते लोगों ने मुतय्यन कर रखे हैं। आप पे कर देंगे, मैं पे कर दूंगा, लेकिन वो गरीब जिसकी हफ्ते की आमदनी 800 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया है, अगर उसके घर के 4 जन्म दाखिले बनवाना हो तो वो किस तरह से बनवा सकता है, उसका क्या तरीकेकार होगा। अच्छा, आप ये सजेशन दे सकते हैं कि बराह रास्त आप कारपोरेशन में चले जाइए, एक एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए, आपको जन्म दाखिला बनकर मिल जाएगा। उसे भी करके देख लिया गया है। अगर एक आम आदमी कारपोरेशन में जाकर एप्लीकेशन देता है तो उसे 21 दिनों के बाद बुलाया जाता है। वही 1500 रुपये देकर अगर किसी एजेंट से जन्म दाखिला निकलवाया जाता है तो 3 से 4 दिनों में जन्म दाखिला निकल जाता है। तो ये जो दुविधाएं पब्लिक फेस कर रही है उसका कोई खातिर ख्वाह हल निकालने के लिए तैयार नहीं। अरे कारपोरेशन तो कारपोरेशन है। एक साहब कब्रिस्तान पहुंच गए मैयत दाखिले की रसीद लेने के लिए। उन्होंने कारपोरेशन में पहले डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। कारपोरेशन वालों ने कहा कि कब्रिस्तान से जो रसीद आती है, जो पौती आती है, वो अब तक कारपोरेशन नहीं पहुंची है। तो ये साहब पहुंच गए कब्रिस्तान में। मेरे अब्बू का इस तारीख को इंतकाल हुआ, वो आपके कब्रिस्तान में दफन भी है,
लेकिन उसकी पौती अब तक कारपोरेशन को मिली नहीं, आप पौती जारी कर दीजिए। तो कब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने उस बंदे से पौती बनाने के लिए 3,000 रुपए की डिमांड की। एक शख्स जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, जो मालेगांव के कब्रिस्तान में दफन है, और ऐसा नहीं कि मैं ऑन कैमरा हवाई बातें कर रहा हूं, मैं कब्रिस्तान का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिस किसी को इस बात पर ऑब्जेक्शन है कि मालेगांव के कब्रिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है, वो मुझसे बराह रास्त मुलाकात कर सकता है। मैं उस बंदे को सामने कर दूंगा जिस बंदे से 3,000 रुपया कब्रिस्तान वालों ने मांगा है। जन्म दाखिले पर 1,500 रुपया, मैयत दाखिले पर 3,000 रुपया। वोटर आईडी लोग ऑनलाइन अरीजा कर करके थक गए हैं, नाम दुरुस्त नहीं होता है। मन्नान जलील अब्दुल, इस तरह से नाम लिखा हुआ आता है, जबकि नाम होगा अब्दुल मन्नान जलील अहमद। वोटर आईडी मर्द की है, फोटो औरत की लगी हुई है। हमारे एक शनासा है जो हमारे डीटीपी का काम करते हैं, वो सिर्फ इस वजह से वोट देने के लिए नहीं जाते कि उनके वोटर आईडी पर औरत की फोटो लगी हुई है। क्या कुछ चल रहा है। 400 करोड़ का सालाना बजट है इस कारपोरेशन का, मालेगांव कारपोरेशन का। वहां पर वोटर आईडी में इतनी धांधली हो रही है, जन्म दाखिले में धांधली हो रही है, लोग एलसी के लिए परेशान हो रहे हैं, इलेक्शन यादी दुरुस्त नहीं है, बहुत सारी गलतियां हैं। किस किस को इंसान फेस करेगा। राशन कार्ड दुरुस्त नहीं है। मैं तो लोगों से यह भी गुजारिश करूंगा कि अपनी केयर पट्टी भी निकाले, नल पट्टी भी निकाले, इलेक्ट्रिक बिल भी निकाले, गैस कनेक्शन की भी पावतियां निकाले, उसको वेरीफाई करे, जज करे क्या उन पर नाम बराबर है या नहीं। अगर नाम बराबर नहीं है तो मालेगांव में 4 प्रभाग बनाए गए, आप वहां पर पहुंचिए, उनसे उन तमाम गलतियों को दुरुस्त करवाइए। गलतियां हमारी है, कारपोरेशन की या कारपोरेशन के नुमाइंदों की या प्रभाग वालों की नहीं है या उनके कर्मचारियों की नहीं है। गलती हमारी है, इसलिए कि हम टैक्स भी पे करते हैं और अपनी सहूलत मांगते भी नहीं है। हम बेहिस हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करें। आप अकेले अगर कारपोरेशन जाएंगे, 10 दिन बाद आओ, 15 दिन बाद आओ, 25 दिन बाद आओ। आप अगर आधार सेंटर पर जाएंगे, आधार सेंटर वाला आपसे 200, 250, 300, जन्म तारीख चेंज करना है तो 1,000 रुपया, पता चेंज करना है तो 200 रुपया, नाम चेंज करना है तो 300 रुपया, पैन कार्ड अपडेट करना है तो 200 रुपया। तरह तरह की फीस लोगों ने बांध रखी है। कुल मिलाकर ये एक आदमी के डॉक्यूमेंट्स को अगर आप सीधा करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10,000 रुपया खर्च करना होगा। अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो आप पर 50,000 रुपया का ये खर्च आने वाला है। अब आपने करना क्या है, मैं अब सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूं। प्रॉब्लम्स आपको बता दिया। पब्लिक बहुत भोली भाली है, पब्लिक को नहीं पता कौन सा डॉक्यूमेंट कहां सीधा करना है। वो वोटर आईडी लेकर आधार सेंटर पर पहुंच जाती है और आधार कार्ड लेकर क्लर्क के पास पहुंच जाता है कि एलसी दुरुस्त करके दो। अब आपने करना यह है कि हर कोई वार्ड वाइज अपने अपने कारपोरेटर के घर पहुंचे। जिस तरह हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, उस तरह हर इलाके के जिम्मेदारान अपने लोगों के साथ कारपोरेटर के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात करें, मोहब्बत से, मुलायमत से, नरमी से उन्हें बताए इतनी इतनी तकलीफ हमें आ रही है, आप हमारा जन्म दाखिला बना कर दो, हमारे वोटर आईडी दुरुस्त करके दो, इलेक्शन यादी सुधार कर दो, जो लाजमी दस्तावेजात है वो बना कर दो। मोहब्बत से उनके पीछे आप पड़ जाइए, पहले मोहब्बत से समझाइए, बात माने तो ठीक है, न तो जिस तरह जेएनयू के स्टूडेंट प्रेसिडेंट हाउस का घेराव कर रहे हैं उसी तरह आप पूरे वार्ड वाले मिलकर उस कारपोरेटर के घर का घेराव करें। इसलिए कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो उस वार्ड के बाशिंदे हैं उनके डॉक्यूमेंट पर, उनकी जरूरियात जिंदगी पर तवज्जो करे, फोकस करे। मत आप इनसे डिमांड कीजिए रोड, गटर, नाली, सड़क 70 सालों से मांग रहे, आज तक नहीं दे पाए हैं। आज आप इस बात पर फोकस करें कि हमें हम सबका जन्म दाखिला चाहिए, करेक्ट वोटर आईडी चाहिए, दुरुस्त इलेक्शन यादी चाहिए, दुरुस्त एलसी चाहिए, लिस्ट ए और लिस्ट बी के डॉक्यूमेंट्स हमें हर हाल में सही सूरत में हमारे पास होने चाहिए। आप कारपोरेटर के पास चले जाइए, उनसे बात कीजिए, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आप भी मेरी वीडियो पर ये कमेंट भी करें कि भैया हमारे कारपोरेटर तो खुद अनपढ़ है, खुद जाहिल है, खुद उन्हें अपना नाम लिखते नहीं आता है, वो क्या हमारे कागजात दुरुस्त करके देंगे। गलती यहां पर भी कारपोरेटर की नहीं है,
गलती तो आपकी है। आपने क्यों अपने इलाके से ऐसा कारपोरेटर चुनकर दिया जो आपका जन्म दाखिला तक नहीं बनवा सकता। खैर, इस पर आप बात करना भी फजूल है क्योंकि वो तो बन चुकी है। अब आपने काम निकलवाना है तो बहरहाल आप उनके पास जाइए। अगर वो नहीं पढ़ सकते तो उनके पास यकीनन ऐसे आदमी होंगे जो आपके कागजात दुरुस्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। कारपोरेशन में उनकी उतनी होल्ड होती है, उतनी पावर होती है। और ऐसा भी नहीं कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो इस वक्त का कारपोरेटर है, अरे जब इलेक्शन होता है एक वार्ड से 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग खड़े हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो जो जीत कर आए उसी के घर का घेराव मत करो। जो 5 लोग खड़े हुए थे, हर शख्स जिसने जिसको वोट दिया था उसके घर के पास चले जाए, जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है उस पार्टी वाले के पास चले जाए। भैया कुछ भी कर, हमने आपका काम किया था, मुझे सीधा करके चाहिए। आप एकदम अड़ जाइए और उनसे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को सीधा करवाने की कोशिश करें। इलेक्शन में तो वादे भी किए गए थे, हम हर वार्ड में आधार सेंटर खोलेंगे। पूरे मालेगांव में कुल मिला के 6-7 आधार सेंटर है। पासपोर्ट ऑफिस चले जाइए तो 10 लोग से ऊपर का वो फॉर्म देते नहीं है। 15-17 लाख का मालेगांव, 15-17 लाख आबादी का ये शहर है। रोजाना 10 साल तो आधार करेक्शन में लग जाएंगे। तो कहां गए वो इलेक्शन में दिखाए गए सब्ज बाग कि हर वार्ड में हम आधार सेंटर खोलेंगे। आज आप डिमांड कीजिए, आपने तो वोट दिया, आपने तो जिता कर लाया, आपने तो हराया, सब कुछ फैसले तो आपके जरिए से हुए हैं। तो आप फिर डिमांड कीजिए कि हमें आधार सेंटर खोल कर दीजिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अब कारपोरेटर की जिम्मेदारी, आप एमएलए को पकड़िए, चाहे वो मौजूदा एमएलए हो या साबिक एमएलए हो। आप मेयर को पकड़िए, चाहे वो इस वक्त का मेयर हो या इससे पहले का मेयर हो। अब जाइए तो सही, ये लोग कौम के बहुत मुखलिस खादिम है। आप उनके पास जाते ही नहीं, इसलिए वो काम करने का मौका उन्हें मिलता नहीं। आप जाइए, टोली दर टोली जाइए, गुरो दर गुरो जाइए, खुद ब खुद काम करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिए कैसा इनकलाब आता है पूरे मालेगांव में। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा टीचर्स हजरात को भी, उनके हवाले से भी शहर में कुछ बातें गर्दिश कर रही है, हो सकता है वो अफवाहें हो। कुछ लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि टीचर्स बिरादरी का आधा दिन स्कूल में जाता है और आधा दिन होटलों पर गुजरता है। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि टीचर्स बिरादरी कभी भी शहर के संगीन मसले में अपना योगदान ही नहीं देती है। अरे भाई, आप लोग उनके पास गए ही नहीं। वो कौम के दानिशमंद है, माहिर लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। वो जब आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकते हैं तो क्या आपके दस्तावेजात को दुरुस्त नहीं कर सकते? आप जाइए तो सही, हर इलाके में, हर गली में, हर मोहल्ले में टीचर्स होते हैं। गोल दर गोल चले जाइए, उनके दरवाजे पर बैठ जाइए, बरजमान हो जाइए। सुबह स्कूल जाते हैं तो दोपहर में पहुंच जाए, दोपहर में जाते हैं तो सुबह शाम पहुंच जाए। अब जाइए, उनके पास मसाइल तो रखिए। वो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर कारपोरेटर आनाकानी करता है तो टीचर्स आपका ताउन कर सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं। उनके पास बैठिए, उनसे मसाइल हल कीजिए। डॉक्टर साहिबान के पास चले जाइए जिनसे आप ट्रीटमेंट लेते हैं, जिनको आप फीस अदा करते हैं। कब तक डॉक्टर लोग अपनी मसरूफियात का बहाना बनाते रहेंगे? कम से कम वो अपनी ओपीडी खत्म होने के बाद उनके जो पेशेंट है उनका फैमिली ट्री बना दे, उनकी गलतियों की निशानदेही कर दे, तो उनके पेशेंट के कागजात दुरुस्त हो जाएंगे। उसमें थोड़ा बहुत खर्च भी कर दीजिए। जो आपको सीयूटी मिलती है रिफर करने पर, एक्सरे के डिपार्टमेंट से, ब्लड डिपार्टमेंट से, फला जगह से, वो सीयूटी आप अपने घर में मत खर्च कीजिए। ऐसे गरीब पेशेंट के जो डॉक्यूमेंटेशन पर अखराजात आने वाले उस पर आप खर्च कर दीजिए। और ये आपका नुकसान नहीं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अरे भैया, आगे चलकर ये पेशेंट आपके पास रहेंगे तो आपका घर चलेगा। अगर यही डिटेंशन पे चले जाएंगे तो आप इलाज किसका करेंगे? तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आप इनको लेकर बैठिए। वकील साहिबान, आप भी कमाई पर ध्यान देने के साथ साथ थोड़ा सी समाजी खिदमत पर भी ध्यान दीजिए। कब तक एक गरीब मजदूर से एक जन्म दाखिले का कोर्ट से बनवाने का 2000-2500 रुपये लेंगे? दिन में अगर आप कोर्ट में एज ए प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो रात में जब आप अपने ऑफिस पर बैठते हैं तो कुछ खिदमतें खल्क भी कर दीजिए। गरीब लोगों के डॉक्यूमेंट्स बना दीजिए, उनको कुछ रहनुमाई कर दीजिए, कुछ कंसेशन कर दीजिए। कुछ वकील लोगों ने इश्तिहारात भी दिए हैं कि हम मुअज्जिन साहब को और इमाम साहब का कंसेशन में कर देंगे। कुछ दूसरे खड़े हो जाए कि हम हर गरीब का फ्री में कर देंगे, हम हर गरीब का अपनी फीस फ्री करके कर देंगे। जो फीस है पेपर बनाने की वो आप लीजिए, अपनी फीस आप माफ कर दीजिए। बहुत सारे तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं लोगों को
लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए। साफी बरादरान भी खामोश है, कोई इन तमाम बातों को उजागर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो भी अपना फरीजा अदा करने की कोशिश करे। तालीम याफ्ता तबका वो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास सब पेपर्स मौजूद है, मैं क्यों किसी के फटे में पैर अड़ाऊं। भैया एनपीआर शुरू हो चुका है, आज नया ट्रायंगल निकाला गया, अगले 10 साल बाद जब एनपीआर होगा उसका पैमाना कुछ अलग होगा। अगर इस 10 साल में आप बच भी गए तो आइंदा के 10 साल में आपको डिटेंशन में जाना होगा, तब बच गए। उसके बाद वाले 10 सालों का एनपीआर का फॉर्मूला क्या होगा उस पर आपको सोचना होगा। तो आपको एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर सबके लिए बहरहाल काम करना ही होगा। एक बात यह भी निकल कर सामने आई है, जो बरसरे रोजगार तालीम याफ्ता है वो सब खामोश है, और ऐसे तालीम याफ्ता जो रोजगार पर नहीं है वो सड़कों पर है, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन पर तवज्जो दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सबको मिलकर इस मसले का हल तलाश करना होगा। अब आ जाइए, बहुत बातें हो गई असली तालीम से वाबस्ता लोगों की, हमने टीचर्स को भी बोल दिया, डॉक्टर्स को भी बोल दिया, वकील को भी बोल दिया, इंजीनियर्स को भी बोल दिया। अब मदारिस के फारिगीन की भी बात कर लेते हैं, उलमा और अइम्मा की भी बात कर लेते हैं। उनसे मेरी हाथ जोड़कर मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगले 5-6 महीनों तक के लिए खुदारा अपने मजहबी जलसे जुलूस इज्तिमात, चाहे वो शहरी सतह के हो, जिले सतह के हो, रियासती सतह के हो, आलमी सतह के हो, वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए मौकूफ करे। मैं बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मौकूफ करे। जो लाखों रुपया आप सालाना इज्तिमा में लगाते हो, अपनी फ्लाइट पर जो आप खर्च करते हो, एसी 2 टायर में जो आप सफर करते हो, उसका पैसा बचाए, गरीब आबादी में जाए और देखे कि उन लोगों के पास सिवाय आधार कार्ड की कुछ भी नहीं, सिवाय जन्म दाखिले की कुछ भी नहीं। तो ये जो लाखों रुपए सरमाया आप सर्फ कर रहे हो, जिसके आउटपुट पर मुझे बात नहीं करनी इस वक्त कि उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, वो पैसा बचाए और इन गरीब आबादी में जाकर इनके दस्तावेजात को दुरुस्त करने की कोशिश करे। ये आपको फॉलो करते हैं, आज वो उम्मीद भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं, लेकिन आप खामोश है। आप अब भी अपने ही मन के अलाप रहे हैं, और गरीब इस हाल में सो नहीं पा रहा कि कल मेरा घर रहेगा भी या नहीं रहेगा, कल मैं अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार भी सकूंगा या नहीं गुजार सकूंगा, या डिटेंशन में चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता डिटेंशन आएगा या नहीं आएगा। बहरहाल इस अजाब से आज वो 2-4 है, उसका सोल्यूशन आपको पेश करना होगा। तो आप ये जलसे जुलूस जरा बंद कर दीजिए। अच्छा, आवाम से भी मैं कहना चाहूंगा, आप जाएंगे नहीं तो ये लोग खुद ब खुद 4-6 महीने में बंद कर देंगे। आपको दीन सीखना है, आप मस्जिद में चले जाइए, मदरसे में चले जाइए, लाइब्रेरी में चले जाइए, यूट्यूब पे दर्जनों बयानात मौजूद है, उसे सुन लीजिए। दीन सीखना ही है तो और भी जराए है, लाखों रुपया खर्च करके लोगों को जमा करके दीन नहीं सीखा जा सकता। और भी बहुत सारे तरीकेकार है जिस पर हमारे असलाफ ने अमल किया था, हम उनके तरीकेकार को फॉलो कर सकते हैं। एक और बात, हम जिस तंजीम से वाबस्ता है, जिस अदारे से वाबस्ता है, जिस एकेडमी से वाबस्ता है, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो समाजी हो, हम अपनी पूरी फैमिली का दस्तावेजात का गट्ठा बनाए और उसके निगरां के सरबराह के पास ले आके पटक दे। भैया बहुत हो गया, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से आपके मर्जी के मुताबिक, आपके हुक्मों के मुताबिक हम काम करते आए हैं, चाहे वो मजहबी काम हो, सियासी काम हो, समाजी काम हो, XYZ। अब आपकी बारी है, अब आपने काम करना है। हमने 20 साल आपके पीछे लगा दिए, अब आप 1 महीना हमारे पीछे लगाओ। 1 अप्रैल 2020 सेंसस शुरू होने से पहले हमारे पूरे खानदान के पेपर हमको दुरुस्त करके दो। आप ये कीजिए, क्योंकि जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे इनकी तरफ से कुछ आने वाला नहीं है। ये इज्तिमाई शादियां करेंगे, बड़े बड़े इजलास मुनक्किद करेंगे, दूसरों के लिए फंड तकसीम करेंगे, इश्तिहारात बनाएंगे, पेपर में न्यूज देंगे, लेकिन इनके अदारे से जो गरीब लोग, मुफलिस लोग वाबस्ता है, उनकी किफालत के हवाले से लोग कभी गौर नहीं करेंगे। वरना आप चले जाइए, पूरे डॉक्यूमेंट्स उठाकर देख लीजिए क्या जवाब मिलता है। मुझे पता है इतनी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे फोन आएंगे, अता रहमान अब थोड़ा कम कर लो, आपकी फैमिली है, आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा, आपके हाथ पैर तोड़े जाएंगे। बहुत इससे पहले भी धमकियां आ चुकी है, और कोई इन बातों को अपने खिलाफ में मत समझे। मैं आप लोगों की मुखालफत में नहीं बोल रहा हूं,
मालेगांव में जो 15 लाख लोग बसे हुए हैं, मैं उनकी हिमायत में बोल रहा हूं, या आप लोग के खिलाफ में नहीं, उनकी हिमायत में है। अगर चंद लोग नुकसान पहुंचाने के दर पर है तो ये 15 लाख का जम्मे गफिर हमारे साथ खड़ा हुआ है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं तो बैकअप लेकर हम बोल रहे होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, जो जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने आपको दी है उसको निभाने की कोशिश करें। किस तरह से आपको गरीब आवाम का ख्याल रखना है, ध्यान देना है, उस पर आप अपनी तवज्जो मरकूज करें। अच्छा, मैं आवाम को एक और बात बता देता हूं, ये लोग इतने माहिर है, इतने दानिशमंद है, चाहे वो कारपोरेटर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, साफी साहब हो, जब आप उनके पास लेके जाएंगे अपना दस्तावेजात हमें दुरुस्त करके दो, इतनी मोहब्बत से, नरमी से ये आपको बहला देंगे, फुसला देंगे, आपको किसी और के पास भेज देंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आप धरना देकर बैठ जाओ। हमने आपको फॉलो किया, आपसे हमें दुरुस्त करके चाहिए। आप खर्च करो, आप हमारे पेपर को रेडी करो। ये वक्त है पहचानने का कि आपके बुरे वक्त में कौन आपका साथ दे रहा है। उनके अच्छे बुरे वक्त में आपने बहुत साथ दे दिया, अब आपका बुरा वक्त आया तो कौन साथ दे रहा है। कुछ लोग देखना, जब हालात साजगार हो जाएंगे तो फिर बड़ी बड़ी डेंगे मारेंगे कि हमने एनआरसी के पीरियड में ये किया था, एनपीआर के टाइम में वो किया था, तारीख घड़ी जाएंगी, झूठी बातें फैलाई जाएंगी। आज आप खुद अपनी माथे की आंखों से देखो कौन आपका सपोर्ट कर रहा है, कौन आपकी तकलीफ को दूर कर रहा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों के नाम मैंने लिया, चाहे वो कारपोरेटर हो, एमएलए हो, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, सब ऐसे हैं। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जो ताउन कर रहे हैं। उनके जैसे सब लोगों को करना चाहिए। हमारा बोलना ये है, जो लोग परेशान हाल है बस उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जो दो पहलू बाकी रह जाते हैं, प्रोटेस्ट और रिट पिटिशन, उसके हवाले से हम आपके साथ बात करेंगे। और हमने वादा भी किया था कि ये जो किताब है एनआरसी अंदेशे मसाइल और हल, इसको मुकम्मल लेक्चर की सूरत में आप तक पेश करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके लेक्चर्स जब आने शुरू हो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।